हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं विशाल एक बार फिर इकोनॉमिक की सीरीज़ के साथ आपका सबका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे ऋण प्रतिभूतियों के बारे में, डेब्ट सिक्योरिटीज़। कल अपन ने शेयर मार्केट के बारे में बात की थी, साथ में ही देखा था म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और शेयर मार्केट के बारे में भी कुछ फंडामेंटल्स अपन ने चेक किए थे, लाइक एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, ये सब अपन ने देखे थे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डेब्ट सिक्योरिटीज़ या ऋण प्रतिभूतियाँ। ये ऋण प्रतिभूतियाँ बेसिकली क्या होती है, ठीक है, किसके द्वारा निकाली जाती है, इसका कार्य क्या होता है, ये सारी अपन बात करेंगे। सो संस्थाएं ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से वित्त प्राप्त करती है। अपन ने पहला देख लिया कि ये ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से क्या करती है, फाइनेंस प्राप्त करती है, वित्त प्राप्त करती है। इसमें निवेश करने वाले को एक निश्चित दर से प्रतिफल दिया जाएगा, यानी रिटर्न दिया जाता है। तो सेकंड चीज़ अपन को क्या यहाँ से देखने को मिली कि यहाँ पे जो रिटर्न होता है, ठीक है, जो डेब्ट सिक्योरिटीज़ में जो रिटर्न होता है वो क्या रहता है, वो फिक्स होता है, फिक्स रिटर्न, जबकि शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं था। इसके अलावा इसमें निवेश करने वाले को ऋणदाता या क्रेडिटर कहा जाता है। इन्हें वोटिंग राइट नहीं होता, ना ही कंपनी के लाभ आने में भागीदारी होती है। इनको जितने प्रतिशत बोला हुआ है उतना प्रतिशत इंटरेस्ट मिल जाएगा, बस। बाकी इनका कोई भी रोल नहीं होता। इनको जो भी रिटर्न का बोला हुआ है, आपको भाई आपको 5% का रिटर्न मिलेगा, आपको 6 का मिलेगा या आपको 12 का मिलेगा, वो आपको रिटर्न मिलेगा। बाकी आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारी कंपनी कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती। ठीक है, अब इसमें पहला आता है सरकारी ऋण प्रतिभूतियाँ। ठीक है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और निकालती है वो, ये एक निश्चित ब्याज दर से प्रतिफल रिटर्न देते हैं। सर्वाधिक विश्वसनीय होती है ये, क्यों? क्योंकि आप गवर्नमेंट को दे रहे हो पैसा, तो गवर्नमेंट से कहाँ जाएगा। ठीक है, इन पर ब्याज दर तुलनात्मक कम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट में एकदम सेफ एंड सिक्योर है, तो रिटर्न भी कम मिलेगा। ठीक है, वर्तमान में प्रतिभूतियों का भौतिक आकार नहीं होता। ये डीमैट अकाउंट के माध्यम से शेयर तथा ऋण प्रतिभूतियाँ खरीदे और बेचे जाते हैं। पहले के टाइम में आपको पता था डीमेट और नहीं होते थे, ठीक है, एक फिजिकल सर्टिफिकेट की तरह रहता था, लेकिन वर्तमान में वो नहीं है। वर्तमान में क्या रहता है, अपना डीमेट अकाउंट होता है, डायरेक्ट उसी में ही अपन अपने शेयर आते हैं और बेचे जाते हैं। ठीक है, डिजिटलीकरण से पहले जब ऋण प्रतिभूतियों को भौतिक आकार होता था तब उसे कूपन बॉन्ड कहते थे। ठीक है, अब डिजिटलीकरण से पहले जब ऋण प्रतिभूतियों का भौतिक आकार था तब उसे क्या कहते थे, कूपन बॉन्ड कहते थे। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कूपन बॉन्ड क्या है, तो डरिएगा ना, ये ऋण प्रतिभूतियाँ ही है। ठीक है, भारत सरकार ने बॉन्ड को गिल्ट एज बॉन्ड भी कहा गया है। ठीक है, जो भारत सरकार का बॉन्ड होता है वो गिल्ट एज बॉन्ड भी कहलाता है। फिर आता है ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स, आपने काफ़ी नाम सुना होगा। ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली अल्पकालीन सरकारी ऋण प्रतिभूति होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, लाइक कुछ थोड़ा सा टाइम हो गया, 30 60 80 120 दिन ऐसा। ठीक है, सो ये अल्पकालीन के लिए जब सरकार कम समय के लिए कुछ ऋण और लेती है उसके लिए रहता है। ठीक है, इसके बाद ये डिस्काउंटेड प्राइस पर जारी किए जाते हैं। ठीक है, इस पर अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन आगे देखते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं अपन। तो इसमें कैसे लिखा हुआ है, T3, T30, T60, T180, T365। ठीक है, अब इस टी बिल की कीमत एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, 100 रुपये की है, डिस्काउंट अपन को मिल रहा है 20 रुपये, और अपन जिस प्राइस पर खरीद रहे हैं वो 80 रुपये। सो ये 100 रुपये का बॉन्ड अपन को 80 में मिल रहा है। कूपन बॉन्ड को यदि डिस्काउंटेड प्राइस पर जारी किया जाता है तो उसे जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। याद रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए जीरो कूपन बॉन्ड क्या है। ठीक है, सो कूपन बॉन्ड को अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे देंगे तो जीरो कूपन बॉन्ड कहलाएगा। वो एकदम सिंपल सा है, भूलिएगा मत, बस याद रखिएगा इसको। इसके बाद अपन अगर आगे बात करते हैं तो डिबेंचर देखते हैं। ठीक है, निजी संस्थाओं द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियाँ डिबेंचर कहलाती है। ठीक है, ये किसके द्वारा जारी करती है, निजी संस्थाएं या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, गवर्नमेंट जारी करती थी तब क्या, ट्रेजरी बिल्स कहलाते हैं। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स हो गया, बॉन्ड हो गया, या सरकारी ऋण प्रतिभूतियाँ। जबकि कोई प्राइवेट संस्था जारी करे तो उसको डिबेंचर कहते हैं। ये एक निश्चित दर से रिटर्न देते हैं। ठीक है, कमर्शियल पेपर क्या होता है, यदि कोई कंपनी प्राइवेट
टी बिल की तरह ऋण प्रतिभूति जारी करे तो उसे डिस्काउंटेड प्राइस पर प्राइवेट कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋण प्रतिभूति को कमर्शियल पेपर कहते हैं। सो ये कमर्शियल पेपर टी बिल की तरह ही है। फ़र्क क्या है? फ़र्क बस एक है, इसको प्राइवेट कंपनी जारी करती है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी जारी करती है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। इसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं तो फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। यदि कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिस्काउंटेड प्राइस पर ऋण प्रतिभूतियाँ जारी करता है, ठीक है, यदि कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डिस्काउंटेड प्राइस पर कोई ऋण प्रतिभूतियाँ जारी कर रहा है तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं। इसके बाद आता है म्युनिसिपल बॉन्ड। शहरों के विकास हेतु नगर निकाय द्वारा जारी किए जाते हैं, पहली बात। सेकंड बात, फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड कहाँ आया था? बेंगलोर नगर निगम 1997 में आया था। ये याद रखना, ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जो फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड है वो कहाँ आया था? बेंगलोर नगर निगम 1997 में। ठीक है, कर्नाटक राज्य सरकार ने गारंटर की भूमिका निभाई थी इसमें। जो कर्नाटक राज्य सरकार है वो इसकी गारंटर बनी थी कि लाइक हम इसकी गारंटी लेते हैं, ये आप ये एकदम सिक्योर है। फर्स्ट स्वतंत्र जो ये म्युनिसिपल बॉन्ड आया था ये अहमदाबाद में आया था, 1998 में आया था। इसमें गुजरात गवर्नमेंट कोई गारंटी नहीं थी, ये सीधा म्युनिसिपल जो नगर निगम है, म्यूनसिपैलिटी है, उसी के ही अंडर में था सारा। अधिकतम 10,000 रुपये करोड़ तक के ये म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट के 80% राशि का ही म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया जा सकता है। अवधि मैक्सिमम 3 ईयर। सो ये म्युनिसिपल बॉन्ड के ये कुछ फैक्ट्स हैं, ध्यान में रखिएगा। कन्वर्टेबल डिबेंचर, यदि यह दीर्घकालीन ऋण प्रतिभूतियाँ हैं, इन्हें दीर्घकाल में इस शेयर में बदलने का विकल्प होता है। प्रारंभ में इन्हें प्रतिफल लेकिन बाद में इन्हें लाभांश दिया जाता है। प्रारंभ में क्या दिया जाता है इनको? प्रारंभ में इनको रिटर्न दिया जाता है जो फिक्स रिटर्न होता है, लेकिन जब अगर अपन इसको शेयर में कन्वर्ट करवा लेते हैं तो अपन को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है इसका। ठीक है, प्रारंभ में क्रेडिटर्स लेकिन बाद में ये ओनर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ये रिटर्न ले रहे थे। ठीक है, पहले इन्होंने सिर्फ एज ये लोन की तरह दिया हुआ था पैसा, लेकिन बाद में ये इन्होंने अपना एक शेयर ले लिया, उसमें अपने एक पार्टनर की भूमिका उसमें निभाने लग गए। ठीक है, सो उनको लाभांश मिलने लग गया। इसके बाद आपने ये पढ़ा होगा जंक बॉन्ड। जिन कंपनियों में घाटे की आशंका अधिक होती है, अल्प विकसित देशों की ऋण प्रतिभूतियाँ जंक बॉन्ड कहलाती है। देखिए, दो सिचुएशन होती है। एक तो कोई कंपनी है, उसमें घाटे की आशंका है कि भाई हम घाटे में जा रहे हैं, ठीक है, हम डेफिसिट में जा रहे हैं, लॉस हो रहा है, या कोई ऐसा देश है जो अल्प विकसित है जैसे पाकिस्तान हो गया। सो यहाँ की रणभूतियाँ, यहाँ की जो प्रतिभूतियाँ हैं वो जंक बॉन्ड कहलाती है। मतलब जंक लगा हुआ है उसके। जंक लगी हुई चीज़ कोई पसंद करता है क्या लेना? नहीं करता ना। तो फिर ये वही है, इनको को लेना कोई पसंद नहीं करता। इन पर ब्याज अधिक होता है, हाई रिस्क और लो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। ठीक है, मसाला बॉन्ड क्या होता है? अब मसाला बॉन्ड में विदेशी शेयर बाजार में भारतीय मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड। ठीक है, 2015 में आरबीआई ने अनुमति दी, 2016 में सर्वप्रथम एचडीएफसी ने जारी किया था, ये याद रखना, सर्वप्रथम एचडीएफसी ने जारी किया। और 2019 में केरल पहला राज्य जिसने मसाला बॉन्ड जारी किया, ये भी याद रखना। ठीक है, सो विदेशी शेयर बाजार में भारतीय मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड मसाला बॉन्ड कहलाते हैं। क्लियर? अब अपन चलते हैं ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। ग्रीन प्रोजेक्ट अर्थात सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि से संबंधित प्रोजेक्ट हेतु, ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जीज होती है अपन वो मान सकते हैं। ठीक है, उनके लिए कोई अगर कैपिटल सेव कर रहा है, कैपिटल बचा रहा है या इकट्ठा कर रहा है, तो वो बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड कहलाएंगे। उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों में निवेश करना। सबसे पहले किसने किया था? यस बैंक में। ये याद रखना, ग्रीन बॉन्ड इंपॉर्टेंट ऐसे है क्योंकि अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, जो क्लाइमेट से ये डायरेक्ट अपन क्लाइमेट और इकोनॉमी कनेक्ट करके ये सवाल आ सकता है। ठीक है, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रीन मसाला बॉन्ड क्या है? ग्रीन प्रोजेक्ट में निवेश के लिए विदेशी शेयर बाजार में भारतीय मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड। दो तरह के हैं, एक तो ग्रीन मसाला बॉन्ड, ठीक है, एक तो मसाला बॉन्ड था सिर्फ जो विदेशी शेयर बाजार में भारतीय मुद्रा में जारी किए गए थे। ठीक है, जो सबसे पहले केरल ने किया था। इसके बाद था ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड क्या था? जो रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के लिए। और ग्रीन मसाला बॉन्ड क्या था? ये दोनों का मिक्सचर हो गया।
मसाला बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड का। ठीक है, अब आता है इलेक्टोरल बॉन्ड। बजट 2017-18 में आया था। उद्देश्य क्या था? पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार कम करना। ये ऐसे बॉन्ड है जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति, संस्था, राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती है। पात्रता क्या थी? अंतिम लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले। केवल एसबीआई की शाखाओं से खरीदे जा सकते हैं। 1000 से 1 करोड़ तक के खरीदे जा सकते हैं। केवल इंटरनेट बैंकिंग तथा चेक से खरीदे जा सकते हैं। यह एक 3 माही में केवल 10 दिन ही विक्रय किए जाते हैं। आम चुनाव मतलब लोकसभा के समय ये 3 माही में 30 दिन विक्रय किए जाते हैं। जारी करने के बाद इनकी वैधता 15 दिन की होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड, ये अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। ठीक है, आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तो इस सिचुएशन में ये काफ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी रोक लगी है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्या था, कैसे कार्य करता था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना। 17-18 के बजट में आया था, पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार कम करने के लिए आया था बेसिकली। ठीक है, और ये पात्रता क्या थी? लोकसभा में कम से कम, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले। इसके अलावा सिर्फ एसबीआई की शाखा से ही खरीद सकते थे। 1000 रुपये से 100 करोड़ तक के खरीद सकते थे। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग और चेक से खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 माही में केवल 10 दिन ही विक्रय किए जाते हैं। ठीक है, 10 दिन ही विक्रय किए जाते हैं और आम चुनाव में ये 30 दिन विक्रय किए जाते हैं। ठीक है, और जारी करने के बाद 15 दिन के अंदर आपको जिसमें भी बॉन्ड जमा करवाना है करवा सकते हो। समझ आ गया? ठीक है, इसके बाद आता है एलिफेंट बॉन्ड। सुरजीत भल्ला समिति ने विदेशों में जमा काले धन की वसूली हेतु एलिफेंट बॉन्ड का विचार दिया। काले धन की वसूली तथा उस पर आधारभूत ढांचे में निवेश, यह 25 वर्षीय बॉन्ड होंगे। काले धन का 50% इसमें निवेश करना अनिवार्य होगा। इससे आपको सभी कानूनों के प्रति रक्षा मिलेगी। ठीक है, बॉन्ड पर ब्याज दर 5%। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा बॉन्ड धारक को, और रिटर्न पर 75%। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या था? एलिफेंट बॉन्ड अपन ये कह सकते हैं काले धन को वापस लाने के लिए था। और ये आइडिया किसने दिया? सुरजीत भल्ला समिति द्वारा ये आइडिया दिया गया। ठीक है, अब इसमें यह था कि भाई आप अपना जो भी काला धन है, आप उसका कुछ बिना बताए बॉन्ड खरीद लीजिए। ठीक है, आपको कोई भी हम कानूनी कार्रवाई में उसमें इंटरफेयर नहीं करवाएंगे। इससे क्या था? अपना देश का पैसा भी अपने आप वापस आ जाता। ठीक है, और चीज़ें वापस सेट होने लगती। ठीक है, अब 2 तरीके आपने शेयर मार्केट में काफ़ी नाम सुना होगा, बुल्स इन्वेस्टर और बियर इन्वेस्टर, तेजड़िए मंदड़िए। बुल्स क्या होता है? बुल्स वो होता है जो सोचते हैं मार्केट ऊपर जाएगा। जबकि बियर्स क्या होता है? बियर्स हमेशा ये सोचते हैं कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, सो बुल ऊपर और बियर नीचे। तो बुल इन्वेस्टर क्या है? इन्हें शेयर के मूल्य के बढ़ने की आशा रहती है, तो इसलिए ये शेयर खरीदते हैं। और बियर्स में क्या होता है? ये शेयर के मूल्य गिरने की आशंका रहती है, इसीलिए शेयर बेच देते हैं। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसको अपन बात करते हैं कि ये सेबी क्या है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? सबसे पहले याद रखिएगा 1988 में। लेकिन स्थापना इसकी 1988 में हुई, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 में। ठीक है, 4 साल बाद इसको वैधानिक दर्जा मिला था। सेबी शेयर बाजार की विनियामक संस्था है, मतलब ये एक रेगुलेटर है या रेगुलेटरी अथॉरिटी है शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट के सारे डिसीजंस, रूल्स और रेगुलेशन सेबी ही निर्धारित करता है। ठीक है, सेबी की स्थापना से पहले वित्त मंत्रालय द्वारा शेयर मार्केट का रेगुलेशन किया जाता था, लेकिन अब सेबी ही करता है। सेबी की स्थापना कब हुई? 1992 में। ठीक है, कार्य शेयर मार्केट के विकास हेतु रूल्स रेगुलेशन बनाना, शेयर होल्डर के हितों को सुनिश्चित करना, इन्वेस्टर को सूचनाएं उपलब्ध करवाना, जो रेटिंग एजेंसी है उनका भी संचालन करना। ठीक है, रेटिंग एजेंसी जो एजेंसी है कौन सी है? ICRA, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और श्रीसिल क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस लिमिटेड। यह शेयर मार्केट का पंजीकरण करता है, जो सेबी है। यह म्यूचुअल फंड्स और वेंचर्स एज फंड्स और इनका सबका पंजीकरण करता है। कंपनियों के अधिग्रहण तथा विलय पर निगरानी करता है। ये इनसाइडर ट्रेडिंग पर नज़र रखता है, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 के तहत
इनसाइडर ट्रेडिंग एक आर्थिक अपराध है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? ये वो होता है जब किसी कंपनी के जो टॉप लेवल के अधिकारी है या डायरेक्टर है, ठीक है, अब उनके सदस्य व्यक्तिगत लाभ, अपने किसी फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड का व्यक्तिगत लाभ करवाने के लिए उसे कंपनी की जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो दे देते हैं। कैसे? आज एक्स नाम की कंपनी है, ठीक है, अब जो टॉप के लोग हैं उनको पता है कि एक्स नाम की कंपनी एक हफ्ते के अंदर, ठीक है, टाटा के साथ या रिलायंस के साथ एक जॉइंट वेंचर करने वाली है, ठीक है, सो या उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है। अगर ये मार्केट में आ जाए खबर, ठीक है, तो लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे। जो शेयर इसका 500 रुपये का चल रहा था वो 2 ही दिन में इसको 1000 रुपये का करवा देंगे, डबल करवा देंगे, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में क्या रहेगा? अब आम आदमी के साथ धोखा होगा, क्योंकि इसका फ़ायदा सिर्फ कौन लेगा? इसका फ़ायदा सिर्फ वही लोग लेंगे जो इसके साथ अटैच है, ठीक है। इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या टॉप के लोग हैं उनको पता है। सो आम जनता का पैसा ना डूबे, आम जनता के साथ धोखाधड़ी ना हो, इसी चीज़ को कम करने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक दिया गया, ठीक है, और ये कानूनी अपराध है आज के वक्त में। इसके बाद ब्रोकर्स और जॉबर्स का पंजीकरण करना, उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, ये भी सेबी के ही कार्य हैं, ठीक है। जॉबर्स कौन होते हैं? जो होलसेल ट्रेडिंग करते हैं, और ब्रोकर्स कौन होते हैं? जो रिटेल ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। सारा घोटाला के पश्चात 2014 में सेबी की शक्तियों में वृद्धि की गई। जो सारा घोटाला हुआ था उसके बाद सेबी की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। सो इसमें सेबी को कौन सी शक्तियाँ दी गई? पहला, सेबी कंपनी की जांच कर सकती है, रेड मार सकती है, बैंक खाते जब्त कर सकती है और गिरफ्तारी कर सकती है। इसके अलावा जिन कंपनियों की जांच करते हैं उनसे समझौता भी कर सकती है। सेबी 9 सदस्यीय आयोग है, ध्यान में रखिएगा, सेबी एक 9 सदस्यीय आयोग है। सेबी के निर्णय के विरुद्ध 45 दिन में एसएटी, सिक्योरिटी अपीलीय प्राधिकरण, ठीक है, सिक्योरिटी अपीलीय प्राधिकरण में अपन अपील कर सकते हैं। सेट के निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। सो अगर सेबी में कोई हो तो आप सेट, और सेट में भी अगर आपकी बात ना बने तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और सेबी 9 सदस्यीय आयोग है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अपन फिर आगे देखते हैं, तो इसमें अपन और सेबी की बात करते हैं, ठीक है। सेबी, आईआरडीए और पीएफआरडीए, ये तीनों में अगर आपको कोई भी इशू, आप सेट के तरफ जा सकते हो, ठीक है। आईआरडीए क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। सेबी एआईआरडीए, ठीक है, पीईआरडीए के विरुद्ध अपील सेट में ही की जा सकती है। आईआरडीए की स्थापना 1996 में, जबकि वैधानिक दर्जा 2000 में दिया गया। ये बीमा क्षेत्र के विनियमन का, रेगुलेशन का काम करती है, ठीक है। और जो पीएफआरडीए, ये 2003 में बनी, ये पेंशन क्षेत्र के रेगुलेशन का काम करती है। 2015 में वायदा बाजार, जो कमोडिटी मार्केट होता है, उसमें जो रेगुलेशन संस्था है उसको फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का विलय सेबी में कर दिया गया। अर्थात अब जो कमोडिटी मार्केट है उसका भी रेगुलेशन कौन करता है? सेबी करता है। सो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए 2015 से पहले, ठीक है, जो कमोडिटी मार्केट है उसका विनियमन कौन करता था, तो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कमोडिटी मार्केट क्या होता है, वायदा बाजार क्या है। वायदा बाजार फ्यूचर ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वहाँ पे क्या रहता है? सौदे और सौदे का क्रियान्वयन अलग अलग समय पर होता है। यह एक तरीके से वैधानिक सट्टेबाजी है। अब अपने देश में भी गजब है ना, जहाँ पे गोवा में जो सट्टा है वो लीगल है, बाकी जगह पे इनलीगल है। या तो गवर्नमेंट इसको पूरा लीगलाइज कर दे, है ना, या पूरा ही इलीगल कर दे इसको। सो अब ये गवर्नमेंट पे है। कुछ जगह पे अगर बात ये है कि अगर यहाँ पे इनलीगल है तो यहाँ पे लीगल कैसे, ठीक है, और अगर इनलीगल है तो और जगह इनलीगल रहना चाहिए, ठीक है। भारत में इसकी शुरुआत, कमोडिटी मार्केट की शुरुआत कब हुई थी? 1875 में हुई थी। इसके अलावा 1960 में इसको भारत में प्रतिबंध कर दिया गया था, ठीक है। 1991 में इसको पुनः प्रारंभ किया गया था। सो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1875 में इसको स्टार्ट किया।
ठीक है। इसके बाद 1960 में इसको पूरा स्टॉप कर दिया, ठीक है। और 1951 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए इसको रीस्टार्ट कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2002 ये अहमदाबाद में स्थापित है। अगर कोई पूछ ले नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कहाँ है, तो अहमदाबाद में। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मुंबई में है, 2013 में स्थापित हुई, ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी मार्केट है, सो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अपन आगे चलते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एंड स्टॉक एक्सचेंज 2013 मुंबई, पहला कमोडिटी मार्केट जो शेयर मार्केट की भी सेवा उपलब्ध करवाता है। सो क्वेश्चन आ जाए अगर क्या कौन सा एक्सचेंज ऐसा है जो कमोडिटी मार्केट और शेयर मार्केट दोनों साथ करवा रहा है, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एंड स्टॉक एक्सचेंज पहला ऐसा है जो दोनों साथ करवा रहा है। 2013 में स्थापित हुआ मुंबई में, ठीक है। इसी कारण एफएमसी 1953 और सेबी ने में इसके विनियमन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, अतः 2015 में एफएमसी का विलय सेबी में कर दिया गया था, ठीक है। सो इसी के कारण रेगुलेशन जो सेबी और एफएमसी के बीच, सेबी और वर्सेस एफएमसी के बीच जो इशू हुआ वो इसी के कारण हुआ, क्योंकि सेबी कह रहा था इसको रेगुलेट मैं करूँगा, जबकि एफएमसी कह रहे थे इसको रेगुलेट मैं करूँगा। सो सब चाहते हैं कि वो पावर में रहे, ठीक है। सो अंत तक क्या हुआ, 2015 में जो एफएमसी है उसका सेबी में विलय कर दिया, और फाइनली जो सेबी है वही इसको रेगुलेट कर रहा है। एक तो शेयर मार्केट को, ठीक है, शेयर मार्केट हो गया, और कमोडिटी मार्केट दोनों को, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था अपना। शेयर मार्केट एकदम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो भी मेन टॉपिक्स थे मैंने सारे इसमें कवर करवा दिए आपको। शेयर मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी। इससे रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, और मैं आपको वहाँ पे उसका आंसर दे दूँगा। इसके अलावा अपन आगे फिर कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। जो आगे वाले टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।